हमारी नई प्रधानाध्यापिका मिस मैसी बड़ी सुसंस्कृत, विदुषी, सुंदरी और आधुनिक विचारों की महिला थीं। हम सब उनकी चाल ढाल, पहनने ओढ़ने का ढंग और तौर तरीकों के दीवाने थे। हर एक की कोशिश होती कि मिस मैसी के लहजे में बात करें, तेजी से चलें और उनके जैसे कपड़े पहने। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बहू। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने उस छोटे से कस्बे में होश संभाला जहां लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए सिर्फ एक स्कूल था, म्यूनिसिपल कन्या पाठशाला। इसी पाठशाला में मेरी बुआ, मेरी बड़ी बहनों ने शिक्षा पाई थी। उस जमाने में उस कस्बे में लड़कियों की शिक्षा लोअर मिडिल या अपर मिडिल तक समाप्त हो जाती थी। इसी स्कूल में पहले दिन जब मेरे जाने की तैयारी हुई तो काली पुती हुई चिकनी की गई, जिसे हम घुटी हुई तख्ती कहते थे, तैयार हुई। खड़िया की दावत और कलम, नई किताब, नया बस्ता, सब कुछ पाने का चाव भी था और स्कूल जाने का डर भी। माँ ने मुझे सुबह सुबह नहलाया, कपड़े पहनाए और बस्ता ठीक किया। कंघी कर ही रही थी कि पास के घर से एक तेज महीन आवाज़ आई, लल्ली चलियो स्कूल। माँ झपट कर बाहर आई और कहा, बहू इधर आना। छोटे कद की, स्वस्थ, सलोनी, सांवली सी औरत अंदर आई। बहू के दांत एकदम सफ़ेद, चमकदार जैसे मोती। बहू का पीले रंग का 20 हाथ का गज्जी का लहंगा, जिस पर काले रंग की गोट लगी थी, सुबह की बरसाती हवा में लहरा उठा। वह लाल रंग की मोटे कपड़े की ओढ़नी ओढ़े हुए थी, जिसके घूंघट से आधा मुंह छिपाए थी। माँ ने कहा, बहू आज से हमारी लल्ली भी स्कूल जाएगी। कल नाम लिख गया है, इसे भी ले जाया करो। बहू ने स्नेह भरे दोनों हाथों से मुझे संभाल लिया। बहू के लहंगे से चिपटना मुझे जरा भी अच्छा न लगा, छिटक कर अलग हो गई। बहू हंसी। उसने मेरी तख्ती और बस्ता उठा लिया और लाड़ से बोली, चलो लल्ली, माताजी से पैसा ले लीजियो। माँ ने मुझे 2 पैसे दिए और मैं स्कूल की दाई के साथ चल दी। बहू के गंवारू कपड़े मुझे बहुत बुरे लग रहे थे और उसके साथ जाने में मुझे शर्म आ रही थी। हमारे कस्बे में सिर्फ गांव से आने वाली औरतें ही लहंगा ओढ़नी पहनती थी। मैं तो अपने को शहर का मानती थी, इसलिए मुझे बहू के साथ चलने में भी बड़ी शर्म आ रही थी। हर स्कूल जाने वाली लड़की के घर के सामने जाकर बहू आवाज़ देती, कुछ देर रुकती, जब लड़की बाहर आ जाती तो आगे चल देती। वह मेरी उंगली पकड़े हुए थी और हर लड़की से मेरा परिचय भी करा रही थी। कुछ ही दूर चलने पर लड़कियों का झुंड और बहू सब स्कूल के फाटक पर पहुंच गए। प्रार्थना हुई, फिर क्लास में गई। मन में बड़ी घबराहट हो रही थी। मैं रोने रोने हो रही थी, पर क्लास में किसी ने कुछ ध्यान न दिया। राम राम करके खाने की छुट्टी हुई। मैं क्लास से बाहर आ गई। देखा सभी लड़कियां अपने अपने पैसे लेकर बहू के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी थीं और चीख पुकार मची थी। बहू 2 पैसे के चने, बहू 1 पैसे की लैया, बहू 2 पैसे का चूरन, तेजाब वाला। बहू सबको सुन रही थी। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। यह था लड़कियों का एकमात्र स्कूल। किसी खोमचे वाले को फाटक के अंदर आने की आज्ञा न थी। बहू ही बाहर से सामान लाकर सब लड़कियों को बांट देती। सबसे निपटने के बाद बहू ने मेरी तरफ देखा और कुछ मंगाने
को कहा, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या मंगाऊं। बहू ने मुझे खुद ही मूंगफली की पट्टी लाकर दे दी। धीरे धीरे स्कूल भी अपना हो गया और बहू भी। बहू हमें रोज ले जाती और पहुंचा जाती, हर त्योहार पर त्योहारी लेने आती और परीक्षा फल निकलने पर इनाम, हर घर से इनाम पाती और हर लड़की को मिडिल पास होने का आशीर्वाद देती। इसी क्रम में मैंने इसी स्कूल से कक्षा 7 पास की और बड़ी बेसब्री से जुलाई आने और स्कूल खुलने का इंतज़ार करने लगी। एक तो इस वर्ष मैं स्कूल में सबसे ऊंचे दर्जे की छात्रा होने वाली थी। दूसरे, हमारा स्कूल बहुत तरक्की करने वाला था। नए कमरे बनने थे, कुछ बन गए थे। अध्यापिकाओं के लिए नई कुर्सी मेज आने वाली थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि म्यूनिसिपल बोर्ड कमेटी ने एक योग्य और नई प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की थी, जिससे स्कूल को और कस्बे को बड़ी आशाएं थीं। कस्बे में वकीलों, व्यापारियों और अफसरों में इन्हीं बातों की चर्चा थी। सब सोचते कि अब हमारी बच्चियां अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी, कुछ गुण ढंग सीखेंगी। जुलाई आई, हमारा झुंड बहू के साथ स्कूल चला। बहू भी बहुत खुश थी। उसने सुना था कि एक और उसकी सहायिका दाई रखी जाएगी, तब बहू का काम हल्का हो जाएगा। वह बड़ी गुरुजी से काम सीखेगी और वैसा ही काम करेगी जैसे बड़े बड़े स्कूलों की दाइयाँ करती हैं। फिर जब स्कूल इतनी तरक्की करेगा तो क्या बहू की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? 15 रुपये में भला होता ही क्या है। अब तो उसका बेटा भी 9वीं पास कर 10वीं में आ गया है। ब्याह तो उसने 8वीं पास करते ही कर दिया था। अब तो खर्चे बढ़ने ही बढ़ने हैं। बहू लड़कियों से बातें कर रही थी। भगवान सबकी सुनता है। इसी स्कूल और लड़कियों की सेवा करते मैंने ज़िंदगी बिता दी। लड़का पढ़ा लिया, अब भले लड़का नौकरी पर लग जाए, पर मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। इन्हीं प्यारी बेटियों के बीच आते जाते, उन्हें स्कूल ले जाते पहुंचाते मेरा रड़ापा कट जाएगा। अब बुढ़ापे में इसको छोड़ थोड़े ही दूंगी। हमारी नई प्रधानाध्यापिका मिस मैसी बड़ी सुसंस्कृत, विदुषी, सुंदरी और आधुनिक विचारों की महिला थी। हम सब उनकी चाल ढाल, पहनने ओढ़ने और ढंग और तरीके के दीवाने थे। हर एक की कोशिश होती कि मिस मैसी के लहजे में बात करें, तेजी से चलें और उनके जैसे कपड़े पहने। मगर सबको उनकी एक ही बात खटकती, वह था उनका कठोर अनुशासन। कस्बे की लड़कियां स्कूल को भी घर समझती थीं। जिस मनमानी आज़ादी के साथ वह रह रही थी, वह मिस मैसी के ज़माने में संभव न थी। फिर भी हम सब में उत्साह था, नया कुछ सीखने की चाह थी। इसलिए मिस मैसी के अनुसार बदलने की कोशिश जारी थी। उस पर भी उनकी ओर से न प्रोत्साहन मिलता और न अपनत्व। उनकी निगाह में हमारे गंवारू तरीके कभी बदलने वाले न थे। किसी तरह के तालमेल के अभाव में हम सब भी ढीले पड़ जाते और काम जिस तेजी के साथ वे चाहती न हो पाता। मिस मैसी के बहुत से काम छोटी बहू के जरिए होते, वहीं उनका निजी काम भी करती और वहीं स्कूल के सारे काम निपटाती। पूरे स्कूल में वहीं अकेली दाई थी। कमेटी दूसरी दाई का खर्च उठाने को तैयार न थी। मिस मैसी को अपने अनुशासन पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने कहा वह सब ठीक कर लेगी। पर बहू को बदलना आसान न था।
दूसरी तरफ मिस मैसी थी, जिन्हें अपनी पसंद के लोगों से ही बात करने की आदत थी। गांव की वेशभूषा ही उन्हें खिंचा देती। वे छोटी बहू को बिल्कुल सहन न कर पाती। उसे देखकर मतली आती। उनका दबा हुआ गुस्सा उभर आता। उफ, इस पीले लहंगे और लाल दुपट्टे को तो हटाना ही है। हमेशा एक सी बोरिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है। वह चिढ़कर कहती, दरवाजे के पास खड़ी होकर बात सुनो। इस आदेश के साथ वह उसे बड़े स्कूलों के तौर तरीके सीखने, साड़ी पहनकर आने और गंवारूपन छोड़ने की बात कहना न भूलती। यह सब सुनकर भी बहू उनकी तरफ इस तरह देखती मानो वे स्कूल की प्रधानाध्यापिका नहीं, कोई छोटी बच्ची हो जो ऐसी नासमझी की बातें कर रही है। कुछ देर बाद फिर इस तरह देखती मानो कह रही हो, सब समझ जाओगी, और धीरे से वहाँ से हट जाती। किसी दूसरे काम में लग जाती। हर दिन हर बात पर बहू को डांट पड़ती। मिस मैसी उसे निकालने की धमकी देती और वह दुष्ट तो जैसे गूंगी बन जाती। वह पथराई आंखों से मिस मैसी के चेहरे की रेखाओं को पढ़ने का असफल प्रयास करती। उसकी ढिठाई देखकर मिस मैसी और भी आपे से बाहर हो जाती। क्या बहू अपनी बेकार सी झूठी इज्जत का लोभ छोड़कर मिस मैसी के पैर छूकर क्षमा नहीं मांग सकती थी? और बड़े स्कूल की दाइयों की तरह साड़ी पहनकर आने का वादा नहीं कर सकती थी? ऐसा करने पर मिस मैसी जरूर पिघल जाती, पर बहू ने तो जबरदस्त चुप्पी साध रखी थी। मिस मैसी का कहना था कि कोई भी टीचर आपस में और विशेष रूप से दाई से स्कूल टाइम में व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगी। ऐसा करने से स्कूल का वातावरण खराब होता है और कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा पहुंचती है। जबकि हमारा स्कूल था ही नहीं, वह तो सभी का घर था, लड़कियों का, टीचर्स का और दाई का भी। सब एक दूसरे से बातें करें या न करें, परंतु एक दूसरे से इतना जुड़े थे कि व्यक्तिगत कुछ था ही नहीं, सभी कुछ सभी का था। मिस मैसी जिस अनुशासन की अपेक्षा करती, वह इस कस्बे के रहने वाली लड़कियों, टीचरों और दाई की कल्पना में भी न था। हाँ, इतना अंतर जरूर था कि जहाँ अध्यापिकाएं और छात्राएं मिस मैसी के अनुशासन को समझने की कोशिश में लगी थी, वहीं बहू की चुप्पी में एक मूक विद्रोह छिपा था। परीक्षाएं निकट आ रही थीं, सब पढ़ने पढ़ाने में लगे थे। छोटी बहू को 3 दिन से बुखार आ रहा था। हमेशा की तरह उसने छुट्टी न ली थी। जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम जो जरूरी था कर लेती और वहीं जमीन पर लेट जाती। 3 दिन से घर भी न गई थी, वहीं स्कूल की कोठरी में सो जाती। सोचती जरा चलने की ताकत आए तो घर जाऊं, फिर घर जाऊंगी तो इतनी दूर आया न जाएगा। जब 3 दिन तक सास घर न पहुंची तो उसकी बहू दुलारी खाना लेकर स्कूल चली आई। दुलारी सास को खाना खिला हालचाल पूछ ज्यों ही कोठरी के बाहर निकली, उसी वक्त मिस मैसी राउंड लेती हुई कोठरी के सामने आ पहुंची। तू कौन है? बिना पूछे स्कूल के अंदर कैसे चली आई? दुलारी ने घबरा कर कहा। अम्मा को देखिए चली आई, 3 दिन से मांदी है। मिस मैसी ने तेज आवाज और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, यह अस्पताल नहीं कि रोटी बांधी और देखने चल दी। बीमार है तो घर ले जा, नौकरी क्यों नहीं छुड़वा देती? छोटी बहू ने अचानक न जाने कहाँ की ताकत आ गई। वह झपट कर बाहर आ गई और चिल्लाकर बोली, मिस साहब, अब हम कोई बिक थोड़े ही गए हैं। हम गरीबन के कुछ पानी
नाय है, मेई बहू त्याई नौकर नाय है, नौकरी हमने करी है, जो कुछ कहनो होए हमसो कहियो। बहू का चेहरा लाल पड़ गया था, वह काँप रही थी। जिस अपमान को वह 7 महीने से पीती आई थी, जिस आत्मा की आवाज़ को वह आज तक दबाती आई थी, वह आवाज़ आज मौका पाकर फूट पड़ी थी। उसका कुचला हुआ आत्मसम्मान जीवित हो उठा था। बहू का विनम्र रूप मिस मैसी को हमेशा चिढ़ाता था, पर आज के रौद्र रूप की तो कल्पना भी न की थी। एकाएक वे डर सी गई थी, परंतु ऑफिस में आई और दाई को स्कूल से निकालने का आदेश लिखकर तुरंत चपरासी के हाथ चेयरमैन साहब के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। बहू ने खुद शाम को आने को कहकर दुलारी को घर भेज दिया और कोठरी में आकर लेट गई। उसने एक गिलास पानी पिया, जी ठंडा हो जाए, पर उसे अपने ऊपर काबू न रहा। न जाने कब का भूला बिसरा याद आ गया। ठाकुर जिंदा थे। वह घर की सबसे छोटी नवेली बहू थी। सभी छोटी बहू कहकर पुकारते। बहू के ठाकुर हमेशा बड़े जमींदार ठाकुर के साथ रहते, शिकार खेलने जाते थे, या कहिए जमींदार को शिकार खिलाते, अपनी जान खतरे में डालते। यही शिकार एक दिन बहू के छोटे ठाकुर की जान ले बैठा। बहुत रोई पीटी, फिर एक दिन शांत हो गई। घर के सभी लोग दुखी जानकर उसे प्यार करते। फिर कैसे चचेरे देवर के साथ घुलती मिलती गई। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आगे क्या होगा, यह सब सोचने का होश ही न रहा, बस उड़ी जा रही थी। इसी में उसने देवर की छाती संभाल ली। तब होश आया, ये क्या हो गया। देवर ने आंखें फेर ली तो उसके लिए अभिशाप को वरदान बनाने के विचार से उसने गांव ही छोड़ दिया। अपना लहंगा दुपट्टा दोनों गांव की नदी के किनारे रख कर चली आई थी। सारा गांव समझा डूब मरी, पर बहू से मरा नहीं गया। मेहनत मजूरी की, मान अपमान उठाया, बेटा जन्मा, फिर उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया और अपनी दुनिया ही बसा ली, जिसमें थी स्कूल की लड़कियां, बेटा माधव और बहू दुलारी। मौत कट गई। बहू ने ठंडी सांस भरी। छुट्टी का घंटा बजा, वह चौंक कर उठ बैठी। सुबह की घटना आंखों के सामने घूम गई। मन में आया आज से ही नौकरी छोड़ दें और अपना सामान उठाकर घर चली जाए। माधव रोटी पानी तो देगा ही, पर तुरंत ही उसे उन बच्चियों का ध्यान आया जिन्हें वह सुबह लिवा कर लाई थी। उन्हें तो घर पहुंचाना उसका काम है, वह तो करेगी ही। बहू उठकर बाहर फाटक के पास खड़ी हो गई। सब लड़कियां एक एक करके उसके पास इकट्ठा होने लगी। जब सब लड़कियां आ गई तो बहू चल दी, पर आज उसका ध्यान कहीं और था। विचारों का तांता अभी टूटा न था, न तो किसी छोटी बच्ची की उंगली पकड़ी थी और न ही इधर उधर जाती लड़कियों को सड़क के किनारे चलने की हिदायत दे रही थी। बस यंत्रवत चली जा रही थी। एक इक्के वाला चिल्लाया, ए लड़की हट, मरना है क्या। बहू जैसे सोते से जग पड़ी और अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़की को बचाने के लिए इक्के की तरफ दौड़ी। बहू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घोड़े की लात खाकर बहू गिर पड़ी। वहाँ कोई लड़की न थी जिसे वह बचाती। उसके स्कूल की सभी लड़कियां सड़क के किनारे किनारे चल रही थीं। इक्के के सामने
कोई और लड़की थी जो दही लेकर घर जा रही थी और इक्के वाले की आवाज़ सुनकर सड़क के एक तरफ हो गई थी, पर बहू को तो गिरना था और वह सड़क पर गिर पड़ी। इक्का रुका, भीड़ जमा हो गई, सब अपनी अपनी कह रहे थे। एक सज्जन ने एक बड़ी लड़की से कहा कि सबको संभाल कर अपने अपने घर जाओ, दाई को अस्पताल ले जाते हैं। बहू को लोगों ने इक्के पर चढ़ाया, किसी ने कहा बेहोश हो गई है, कोई कह रहा था कौन जाने, लगता है हार्ट फेल हो गया हो। इक्का अस्पताल की तरफ चल दिया। एक आदमी दौड़ा स्कूल की बड़ी गुरुजी को खबर देने और बताने कि क्या हुआ। मिस मैसी अपने ऑफिस में बैठी थी। चपरासी उनके आदेश पर चेयरमैन के दस्तखत करवा कर ले आया था। वे सोच रही थी, उफ, आखिर उस छोटी बहू किताब वाली दाई से मैंने छुटकारा पा ही लिया।